So hello students, welcome to Avipedia. My name is Rishabh, your faculty of English. I hope you all are doing fine and you all are preparing well for your upcoming examination of CGL. और उम्मीद करता हूँ आपका CHSL का एग्जामिनेशन भी अच्छा गया होगा, राइट। आंसर की आ चुकी है, काफ़ी बच्चों ने उस आंसर की को, ठीक है। जिन बच्चों ने भी एग्जाम दिया था उन्होंने आंसर की को देख लिया होगा, उम्मीद करता हूँ, ठीक है। और जिन बच्चों को लगता है थोड़ा सा ऊपर नीचे एग्जाम आपका हुआ है, तो उनको अभी भी उनके पास टाइम है। ये 2-2.5 महीने आप मान के चलो, 2 महीने अगर आप मान के चलते हो तो फिर भी आपके पास टाइम है। ओके, आप उन कमियों को, उन चीज़ों को, उन गलतियों को आप रेक्टिफाई कर सकते हो, ठीक है। और साथ ही साथ प्रैक्टिस पे भी आपको थोड़ा सा और ध्यान देना पड़ेगा, राइट। क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आप यू कांट बी लेजी एंड यू कांट बी, ठीक है, कि चलो कोई बात नहीं, हो जाएगा, ठीक है। सो आपको उस चीज़ को दिमाग में लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन होगा। सेंटेंस अरेंजमेंट के ऊपर सेशन रहेगा, ठीक है। देखो, इंग्लिश को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा आपको कि इंग्लिश का जो लेवल है, इंग्लिश का जो एक सिलेबस, एक पैटर्न है, वो कैसा है और किस चीज में आपकी स्ट्रेंथ और किस चीज में आपकी वीकनेस है। जो एक एज बीइंग अ टीचर, व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड कि कुछ टॉपिक्स हैं जहां पे एक बच्चा फंसता है, ठीक है, और जहां पे मार्क्स जो बच्चे थोड़ा सा अच्छा करेंगे वो डेफिनेटली एक एज उनके पास रहेगा, ठीक है। क्या होगा वो? क्लोज टेस्ट हो गया, ठीक है। और क्या हो गया आपके लिए? सेंटेंस अरेंजमेंट, ओके। और देखा जाए तो सब बच्चे ग्रामर के पीछे भाग रहे हैं, ठीक है, बट रीडिंग के ऊपर कोई इतना एम्फेसाइज करता नहीं। सेंटेंस अरेंजमेंट और क्लोज टेस्ट जो प्री के हिसाब से बात करूं, अदरवाइज तो कॉम्प्रिहेंशन भी बहुत इंपॉर्टेंट आपका रोल प्ले करेगा। किसमें? मेंस में। और आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको इन तीनों चीजों को थोड़ा सा और ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। आज का सेशन जो हमारा रहेगा, इसी में से इस टॉपिक को कवर करेगा, जो कि है सेंटेंस अरेंजमेंट, ओके। बाकी वो क्या, आप तो बच्चे पढ़ ही दे, ठीक है, ग्रामर के पार्ट को कर लेते हैं। तो ये चीजें हैं जो थोड़ा सा बच्चा अवॉइड करता है, ठीक है। इसी की प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। और कोई भी बच्चा अगर इंटरेस्टेड है हमारे इस कोर्स में, जो कि एक फुल फ्लेजेड कोर्स होगा आपके सीजीएल एग्जामिनेशन के लिए, तो आप इसको बाय कर सकते हैं, जो कि जिसमें इंक्लूडेड रहेगा आपका वीडियो कोर्सेज, वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ, टेस्ट सीरीज और करंट अफेयर की मैगजीन्स, ठीक है। तो इसके अलावा आपको कुछ भी और देखने की जरूरत पड़ेगी नहीं। अगर आप इसको शिद्दत से फॉलो करते हो, ठीक है, तो आप इसको ले सकते हो। और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आपको मौका मिलेगा जितने भी फैकल्टी मेंबर्स हैं पीडिया के, उनसे डिस्कशन के लिए। आपको कोई भी आपकी क्वेरी है तो उनसे आप डिस्कस कर सकते हो डायरेक्टली, ओके। अब आता है क्वेश्चन नंबर 1 पे, फॉर एन आर बिकॉज। अब देखो इसको पढ़ना कैसे है। आपको पहले तो पढ़ना है या नहीं पढ़ना है वो बाद की बात है। ये देखो, पहले ऑप्शंस देखो। सबसे पहले आप ऑप्शंस को देखोगे और देखोगे क्या है इनका फर्स्ट, सब में डिफरेंट है। तो थोड़ा सा ट्राई करो कि सब्जेक्ट क्या आ सकता है आपका। बिकॉज इट हैड टू वेट, किसको? ड्यू टू डेंस फोग, किसको? द प्लेन। हाँ, तो ट्राई करो सबसे पहले सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट बनाने की, सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट बनाने का ट्राई करो, ठीक है। इसको अगर आपको आइडेंटिफाई करना आ गया तो आपके लिए काफी चीजें आसान हो जाएंगी। अब मुझे दिख रहा है द प्लेन, प्लेन की बात हो रही है, ठीक है। द प्लेन कुडंट टेक ऑफ फॉर एन आवर। अब यहां पे या तो ऐसे हो सकता है, फॉर एन आवर द प्लेन कुडंट टेक ऑफ बिकॉज इट हैड टू वेट ड्यू टू डेंस फोग। अब ये चीज तो मैं समझ गया कि ये इसका रीजन बता रहा है, बिकॉज ड्यू टू, बिकॉज इट हैड टू वेट ड्यू टू, किसके कारण? डेंस फोग। तो कहीं ना कहीं क्यू आर आपका इकट्ठा आएगा, क्यू और आर इसमें है और क्यू आर इसमें है। थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा और साफ कर देता हूं, ठीक है। अब देखिए इसको जरा, मैंने बोला क्यू आर का जो पेयर है वो साथ में रहेगा। अब दो ऑप्शन है जहां पे क्यू आर साथ में आ रहा है, ठीक है, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी। अब आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इनमें से आपका कौन सा आंसर हो सकता है, ठीक है। अब देखिए, पी क्यू आर एस फॉर एन आर बिकॉज इट हैड, बिल्कुल गलत। आपने इसको करा एलिमिनेट, ये आपका हो जाएगा आंसर। द प्लेन कुडंट टेक ऑफ फॉर एन आवर
बिकॉज इट हैड टू वेट ड्यू टू फॉग। ठीक है, ओके, बात समझ आई? इसका आंसर भी देख लेते हैं। SPQR, ऑप्शन 4 ही इसका राइट आंसर है। ठीक है, इजीली आप इसको आइडेंटिफाई कर पाओगे। देखो, ठीक है, शी कंप्लेन्ड दैट, ठीक है, ये एक हमारे पास में पहले एक फ्रेज दे दिया उसने, और बाकी सेंटेंसेस से आगे हमें अरेंज करके बताना है क्या होगा। ऑप्शंस की हेल्प फिर से लीजिए। RSPR मतलब दो आर आ रहे हैं और P और S, मतलब Q से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा, Q को आप देखोगे भी नहीं। ठीक है, शी कंप्लेन्ड दैट, अब ऑलरेडी यहां पे दैट आ चुका है तो P से तो स्टार्ट नहीं होने वाला, इसको एलिमिनेट कर दिया मैंने। ठीक है, यहां से आपने एलिमिनेट करना स्टार्ट करा। ठीक, अगर आप थोड़ी सी इसके ऊपर ग्रिप बनाओगे ना, तो आपके जो बड़े वाले PQRS नहीं है, जो सेंटेंसेस, ये तो आपको छोटे सेंटेंसेस दे रखे हैं, जो चार चार बड़े बड़े सेंटेंसेस होते हैं वो भी आप इजीली कर लोगे अगर आपको पेयर बनाना आ गया तो। ओके, चलिए, तो कहां पे थे हम लोग? हाँ, तो दैट ऑलरेडी यहां पे है, तो ये तो हमारा पी से स्टार्ट नहीं होगा, इसको मैंने एलिमिनेट करा, ऑप्शन सी। अब बचा ऑप्शन, मतलब आर या फिर एस। देखो, शी कंप्लेन्ड दैट, अगेन सब्जेक्ट और वर्ब के पेयर को ढूंढने का ट्राई करो, राइट? सब्जेक्ट और वर्ब को देखो। शी कंप्लेन्ड दैट द हाउस, ये हमारा सब्जेक्ट है तो इसके लिए कोई वर्ब भी होगी। दैट द हाउस वॉज सो डर्टी, तो आर के बाद में एस आएगा, या तो आपका आर के बाद एस यहां पे है, या फिर आर के बाद एस यहां पे है, मतलब यहां पे ये तो हमारा हो गया गलत। अब दो ऑप्शंस में फाइट बची है और वो है फर्स्ट एंड फोर्थ। आगे इसको पढ़ना पड़ेगा आपको, इसका मतलब द हाउस वॉज सो डर्टी दैट इट टुक अ मंथ टू क्लीन इट। ठीक है, पी के बाद क्यू आ जाएगा, यहाँ पे क्यू के बाद पी है, गलत, पी के बाद क्यू, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, RSPQ। ठीक है ना? तो आपको पेयर बनाना से क्या होगा, आप बाकी ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाओगे। और मैं क्या प्रेफर करता हूं और सजेस्ट भी करता हूं बच्चों को, कि जब भी आप ये PQRS बेस्ड क्वेश्चन करते हैं तो आप प्लीज ऑप्शंस का रेफरेंस बड़े अच्छे से लिया करिए। ठीक है, ऑप्शंस को आप रेफर हमेशा साथ साथ में करते रहा करिए, ताकि आपका जो आंसर है वो कभी भी गलत ना हो। ओके, RSPQ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, इन द विंटर टाइम द 2022 वर्ल्ड कप इन कतर वुड बेस्ट बी स्टेज्ड विल नॉट बी हेल्ड इन जून एंड जुलाई बट, मतलब यहां पे सीधा सा ये है कि डी से सेंटेंस स्टार्ट होगा नहीं और इसमें है भी नहीं, BCAB। ओके, या बी या सी या ए। इन द विंटर टाइम, अगर मैं इसका रेफरेंस लेता हूं ए से, ए के बाद में डी आ रहा है, इन द विंटर टाइम विल नॉट बी हेल्ड, क्या विल नॉट बी हेल्ड? ये विल किसी के लिए वर्ब आई होगी, किसके लिए वर्ब आई है? अगेन मैं फिर से वही चीज पे एम्फेसाइज करूंगा, सब्जेक्ट और वर्ब का पेयर ढूंढिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, तो विल पहले तो नहीं आएगा। ठीक है, तो ये मेरा ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अगेन सी के बाद डी देख लो, वुड बेस्ट बी स्टेज्ड विल नॉट बी हेल्ड, नहीं, सी के बाद डी नहीं आएगा। ठीक है, द 2022 वर्ल्ड कप इन कतर, तो ये विल किसके लिए लगा है? ये वर्ल्ड कप के लिए लगा है, मतलब ये हुआ कि बी और डी जो है वो साथ में आने के चांसेस ज्यादा हैं। अभी भी मैं इसको कंफर्म नहीं कर रहा, बिकॉज मेरे पास बी से स्टार्ट होने वाले दो ऑप्शंस हैं, राइट? ये भी मैं इसको एलिमिनेट कर दूंगा। अब या तो बी और सी होगा या बी और डी होगा। द 2022 वर्ल्ड कप इन कतर वुड बेस्ट बी स्टेज्ड will not be held in June and July but would best be staged in the winter time। ये ठीक है, मतलब इसका पेयर इसके साथ बनेगा और यहां पे भी वर्ब है। ठीक है, अगेन, ठीक है, विल दो यूज नहीं होते इसलिए यहां पे वुड है। विल नॉट बी हेल्ड इन जून एंड जुलाई बट यहां पे बोल रहा है वुड, अगेन इसी की कंटिन्यूएशन में, बट वुड बेस्ट बी स्टेज इन द विंटर टाइम, जून जुलाई की बजाय उसको विंटर के टाइम पे ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे BDC है, यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, दैट इज BD
सी ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ही वॉज अ वर्सेटाइल राइटर, CABC, सी से स्टार्ट होगा, ए से या बी से या सी से, ठीक है। अब एक चीज बताऊं आपको, यहां पे तो मैंने चलो इसको ब्रेक करके नहीं लिखा है, अगर आप खुद सोचो ये ही किसके लिए, आप मुझे एक चीज बताओ, कभी भी आप सेंटेंस लिखते हो तो सबसे पहले आप नाउन उसके बारे में, इंसान के बारे में बताओगे, तभी उस नाउन को रिप्लेस करोगे ना प्रोनाउन से, कि पहले ही प्रोनाउन यूज करके फिर आप उसका नाउन लिखोगे। ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, ही इज माई कलीग, ही लिव्स इन अ विलेज, किसके बारे में बात कर रहे हो, कोई आइडिया नहीं है। तो इसीलिए हम हमेशा पहले नाउन का रेफरेंस, मतलब पहले उसके बारे में, इंसान के बारे में बताते हैं उसके नाम से, ठीक है, मोस्टली फुल नेम से उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके बाद ही उसके प्रोनाउन से उसको रिप्लेस किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब यहाँ पे बात किसकी हो रही है, टैगोर की, ओके। टैगोर वॉज अ पोएट बिफोर एवरीथिंग एल्स, बट आ गया यहाँ पे, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे चांसेस है कि सेंटेंस तो सी से स्टार्ट होगा, ए और बी को मैंने करा एलिमिनेट, सी और ए, और सी और ए दोनों में है, मतलब ये डीबी का पेयर डिसाइड करेगा कि कौन सा आंसर होने वाला है, ठीक है। तो मैं ज्यादा फोकस टाइम क्यों वेस्ट करूंगा, मैं सीधा डीबी के ऊपर फोकस करता हूं। डीबी कहां पे है, ये टैगोर वॉज अ पोएट बिफोर एवरीथिंग एल्स बट ही वॉज अ वर्सेटाइल राइटर हु, अब ये हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन, कुछ रिलेट करेगा, रिलेटिव प्रोनाउन है ना ये, इसलिए यहां पे कुछ ना कुछ रिलेशन आएगा आगे। हु रोट नॉवेल्स, ड्रामाज, एसेज एंड शॉर्ट स्टोरीज दैट आर ऑल कंसिडर्ड द बेस्ट इन देयर स्फीयर्स। बस खत्म हो गया हमारा क्वेश्चन। ए के बाद क्या आएगा, डी, यहाँ पे ए के बाद डी आएगा, यहाँ पे ए के बाद बी, इसको भी एलिमिनेट करा, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो गया। तो कितनी आसानी से आप इनको कर लोगे अगर आपकी थोड़ी सी पकड़ अच्छी है, आपकी रीडिंग हैबिट है, और आपको अंडरस्टैंडिंग, मतलब क्वेश्चन को आप समझ पा रहे हो, उनके पेयर बना पा रहे हो, तो फिर आपका काम बिल्कुल आसान हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन 4, क्वेश्चन 4 का हमारा ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, BACD, ओके, सारे डिफरेंट हैं, इसका मतलब अगर आपने कोई एक भी आइडेंटिफाई कर लिया तो आपका काम हो जाएगा, बट ट्राई करिए अगेन, पेयर बनाइए तो अच्छी बात है। कोल एज अ फ्यूल इन प्लेस ऑफ वुड ड्यूरिंग दिस पीरियड पीपल वर बिगिनिंग टू यूज, अब ये क्वेश्चन देखिए जरा, कोल एज अ फ्यूल, ठीक है, मतलब ये हुआ कि कोल एज अ फ्यूल यूज किया जा रहा था इन प्लेस ऑफ वुड, इसका मतलब जो ए है वो बी से पहले आएगा, ए बी के बाद में एलिमिनेट करो, ए बी के पहले है, ठीक है, ठीक है, ए बी के पहले है, ठीक है, ए बी के पहले, ठीक है। अब क्या ये ए बी के पहले आएगा, बट किस केस में, क्या बीच में कुछ गैप आ सकता है या फिर बिल्कुल साथ में आएगा, मतलब मेरा बोलने का है, क्या ए बी इकट्ठा आएगा या ए के बीच में सी और फिर बी आ सकता है, बताइए। जिस हिसाब से हमने इसको पकड़ा है, मैंने समझा इसको जितना, मुझे यहां से ये समझ आया कि ये साथ में ही रहेगा, मतलब ए और बी साथ में आएगा। कितने ऑप्शंस में साथ में है, सिर्फ 2, इसको भी एलिमिनेट करो। छोटा सा मैंने एक चीज आइडेंटिफाई करी और वहीं से मैंने 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया। आप खुद सोचिए, जब 4 ऑप्शन से आपके क्वेश्चन ठीक होने के चांसेस 25% थे, आपके वो चांसेस बढ़ के हो चुके हैं अभी 50%, ठीक है। थोड़ा सा आपको और दिमाग लगाना है, आपका आंसर बिल्कुल 100% सही हो जाएगा विदाउट एनी, ठीक है, बिग रिस्क। चलिए ए और बी तो साथ में आ गया, ठीक है, अब डी और सी डिसाइड करेगा कि हमारा सेंटेंस कैसे होगा। ड्यूरिंग दिस पीरियड पीपल वर बिगिनिंग टू यूज कोल, या पीपल वर बिगिनिंग टू यूज ड्यूरिंग दिस पीरियड कोल एज अ फ्यूल इन प्लेस ऑफ वुड, नहीं, ड्यूरिंग दिस पीरियड पीपल वर बिगिनिंग टू यूज कोल, मतलब डी के बाद ए आएगा और डी के बाद ए है सी ऑप्शन में, CDAB, ओके, बात समझ आ रही है, ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं चीजें आपको समझ आ रही है, ठीक है। CDAB हमारा राइट आंसर, चेक कर लेते हैं इसको, ऑप्शन सी ही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, फ्रॉम द माउंटेन्स
ठीक है, चलो पहले मैंने फिर से वही चीज, ऑप्शन का रेफरेंस लो, बी या फिर डी। चलिए ठीक है, टू सी द जेंटल फ्लो ऑफ द रिवर, किसका फ्लो होगा, ऑब्वियसली बात है रिवर का ही होगा। ठीक है, बट जो सेंस आ रहा है यहां से देखिए, इट इज वेरी प्लीजेंट। प्लीजेंट के बाद में आपको पता है एक हमारा यहाँ पे क्या बोलते हैं, इन्फिनेटिव आएगा। इट इज वेरी प्लीजेंट टू सी द जेंटल फ्लो ऑफ द रिवर फ्रॉम द माउंटेन्स, वेरी इजी। डी बी सी ए कहीं पे है, ऑप्शन 4। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, ज्यादा टाइम वेस्ट करना है क्यों है। बेस्टोर्ड विद इंडिफरेंस। ओके, अगेन ऑप्शंस की रेफरेंस लीजिए, ए बी डी सी सारे अलग अलग ऑप्शन से स्टार्ट हो रहा है, मतलब थोड़ा सा हमें यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, विद काइंड वर्ड्स इज मच मोर, अ स्मॉल गिफ्ट accompanied acceptable देन अ लार्ज गिफ्ट। देखो एक्सेप्टेबल से स्टार्ट तो नहीं होने वाला, डी को एलिमिनेट कर दो। अ स्मॉल गिफ्ट accompanied, और आपको पता होना चाहिए कि इसके साथ में एक हमारी preposition आएगी, दैट इज विद। अ स्मॉल गिफ्ट accompanied with kind words is much more acceptable than a large gift। ठीक है, तो मुझे आइडेंटिफाई हो रहा है कि सी के बाद में बी का पेयर तो आएगा, पेयर बनाया करो हमेशा। ठीक है, सी और बी का पेयर देखो, अगर आपको लग रहा है मुश्किल हो रहा है, इसको एडजस्ट नहीं कर पा रहे आप, मैं एक यहाँ पे टीचर की तरह नहीं, एक एस्पिरेंट की तरह इसको सोल्व करने का ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे होगे कि मैं यहाँ पे आंसर देख के आया हूँ पीछे से। ठीक है, ओके, ऐसा नहीं होता। हाँ, ये जरूर होता है कि जब हम लेक्चर तैयार करते हैं तो थोड़ा बहुत हमें वहां पे उस चीज को देखते हैं हम लोग, बट ऐसा नहीं होता कि जो लेक्चर तैयार है, ठीक है, क्योंकि लेक्चर ऐसे होता है कि जैसे जैसे हमें टाइम लगता रहता है हम लेक्चर तैयार करके रख लेते हैं। ठीक है, तो उससे ऐसा नहीं होता कि जो हफ्ता पहले लेक्चर तैयार करा होगा आज हमें वो चीज़ पता होगी, या फिर है ना वो चीज़ हमने याद ही कर रखी है, ऐसा भी नहीं होता। तो मेरा ट्राई ये होता है कि मैं यहाँ पे एक एज एन एस्पिरेंट की तरह, ठीक है, उस चीज़ को आपके सामने ट्राई करूँ, थोड़ा एफर्ट लगाऊं, दिखाऊं कि हाँ ऐसे होता है, एक बच्चा कैसे फंस सकता है। अब मुझे भी समझ नहीं आ रहा, मान लो यहाँ पे कि इसको मैं कैसे फिट करूं, बट मैंने एक पेयर बनाया सीबी। यहाँ पे सी बी है, सी बी नहीं है, गलत, सी बी नहीं है, ये तो चलो ऑलरेडी एलिमिनेट, सी बी। अब दो ऑप्शंस में सी बी का पेयर बना है। ठीक है, अब मतलब ए और डी को देखिए, बेस्टोर्ड विद इनडिफरेंस। ठीक है, अ स्मॉल गिफ्ट accompanied विद काइंड वर्ड्स इज मच मोर एक्सेप्टेबल देन अ लार्ज। तो मुझे यहां से दिख रहा है सी बी के साथ में डी यहाँ पे फिट बैठ रहा है, सी बी डी, ये देखिए। ठीक है, क्योंकि एक्सेप्टेबल देन अ लार्ज गिफ्ट तो नहीं लग रहा हमें। ठीक है, अ स्मॉल गिफ्ट accompanied with kind words is much more acceptable than a large gift bestowed with indifference। bestowed मतलब कि एक न्यूट्रल फीलिंग से दिया गया। ठीक है, बेस्टो करना, किसी को वो चीज समर्पण कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, सी बी डी का पेयर बनेगा। तो पहले हम सी बी में कंफ्यूज थे, फिर हमने देखा कि सी बी के साथ में डी भी फिट बैठ रहा है, और एक ही ऑप्शन है जिसमें सी बी डी का पेयर है, दैट इज ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए सी बी डी सारे ऑप्शन से स्टार्ट हो रहा है, चलिए कोई बात नहीं। केयरफुली बिफोर यू रीड द मैनुअल ट्राई टू यूज द कैमरा। ओके, ओके, अब यहाँ पे मुझे इतना समझ आया, छोटा सेंटेंस है तो मैंने इसको पढ़ ही लिया है, कि यहाँ पे ये बताना चाहता है कि कैमरा यूज करने की बात कर रहा है, और मैनुअल। अब बताओ मैनुअल कब पढ़ते हैं, कैमरा को यूज करने से पहले पढ़ोगे या बाद में पढ़ोगे, किसी भी चीज का मैनुअल। फोन आपने लिया, उसका मैनुअल आप पहले देखते हो, रेफ्रिजरेटर आपने, वॉशिंग मशीन, कुछ भी आपने परचेज किया हो, एसी है ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल रीड द मैनुअल, देयर आफ्टर यू विल स्टार्ट, है ना, लुकिंग इनटू दैट थिंग। ओके, अब देखिए बोलता है रीड द मैनुअल केयरफुली बिफोर यू ट्राई टू यूज द कैमरा। सिंपल, रीड द मैनुअल केयरफुली। डी के बाद में बी, क्या डी के बाद बी है, कैंसिल। डी के बाद बी, यस। डी के बाद बी नहीं, कैंसिल। डी के बाद बी है बट दूर है, कैंसिल। एक ही ऑप्शन यहां पे हमारा सही बनता है। ठीक है, एक
रीड द मैनुअल केयरफुली. ओके, जस्ट अ मोमेंट, जस्ट अ मोमेंट. एक बार फिर से इसको देखना पड़ेगा जल्दबाजी में. ठीक है, अब वापस से देखते हैं इसको. रीड द मैनुअल. ओके, या फिर ऐसे हो सकता है, बिफोर यू रीड द मैनुअल केयरफुली बिफोर यू ट्राई टू यूज द कैमरा. DBCA कहीं पे भी नहीं है. डीबीसीए नहीं है कहीं पे भी. कोई बात नहीं, इसको वापस से देखते हैं. ठीक है, डीबीसीए नहीं है तो फिर क्या हो सकता है. अब देखिए, या तो ऐसे हो सकता है, बिफोर यू ट्राई टू यूज द कैमरा रीड द मैनुअल केयरफुली. ठीक है, इसलिए बोलता हूं कि ऑप्शंस का रेफरेंस लिया करो ऑलवेज. नोट करके लिख लो इसको प्लीज, स्पेशली सेंटेंस अरेंजमेंट में. ऑलवेज टेक रेफरेंस ऑफ ऑप्शंस. ओके, अब देखिए, अगर यहां पे हमारा पेयर डीबीसीए हो सकता था, बट ऑप्शन में कहीं पे डीबीसीए है ही नहीं. मतलब मैं यहां पे बोल रहा हूं कि रीड द मैनुअल केयरफुली बिफोर यू ट्राई टू यूज द कैमरा. बट हो सकता था यहां पे इसको ऐसे भी हो सकता है, बिफोर यू ट्राई टू यूज द कैमरा रीड द मैनुअल केयरफुली. डीबी का पेयर फिर से हमारे साथ में ही रहेगा, और दो ही ऑप्शंस में डीबी का पेयर आ रहा है. ठीक है, एक मिनट. हाँ, एक ही ऑप्शन में डीबी का पेयर है, दैट इज ऑप्शन बी. तो ये होगा बिफोर यू ट्राई टू यूज द कैमरा रीड द मैनुअल केयरफुली. अगेन हमारा ऑप्शन तो वही ठीक होगा, बट थोड़ा सा समझने में हमें टाइम लगा उस चीज को. राइट, चलिए नाइन्थ क्वेश्चन देखिए. बोलता है डी से स्टार्ट हो रहा है या फिर बी से. तो कोई बात नहीं, देखते हैं, इसको आइडेंटिफाई करते हैं. द ब्लॉसमिंग फ्लावर्स एंड वीकनिंग द रूट्स ऑफ आवर सोसाइटी. ड्रग एडिक्शन विच इज ईटिंग अवे इज द मॉन्स्टर. ठीक है, ड्रग एडिक्शन की बात कर रहा है. ड्रग एडिक्शन इज द मॉन्स्टर विच इज, ये विच किसके लिए यूज किया गया है, ड्रग के लिए. ठीक है, तो कहीं ना कहीं मेरा बी और डी का पेयर बनने के चांसेस ज्यादा हैं. ठीक है, विच इज ईटिंग अवे. ईटिंग अवे किसको, जो हमारी हंसती खेलती फलती फूलती सोसाइटी है उसको वीक कर रही है. ठीक है, तो यहां पे हमारा हो जाएगा बी और डी. बी और डी का पेयर इसमें है. ठीक है, और कहीं पे नहीं है बी और डी. ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा. ऑप्शन सी ही इसका राइट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी वाइल वी आर लर्न. ठीक है, छोड़ो इसको. अगेन ऑप्शंस देखो, बी डी ए सी सबसे स्टार्ट हो सकता है. अब अगेन पेयर बनाइए, फिर किसके साथ किसका पेयर बैठेगा. देखिए, वाइल वी आर लर्न इक्वल नहीं, राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी. ठीक है, दैट वी हैव. ये देखिए, दैट वी हैव. दैट वी हैव के बाद कुछ आना चाहिए था ना. वी हैव अ राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी. ठीक है, तो डी और ए के पेयर बनने के चांसेस ज्यादा हैं एज कंपेयर टू बाकी ऑप्शंस. पहले बाकी देखते हैं बाद में. पहले हम देखें एक ऑप्शंस के, दो ऑप्शंस को थोड़ा सा कंपेयर करके एक पेयर बनाने का ट्राई करते हैं. ठीक है, उम्मीद करो समझ आ रही है चीजें आपके लिए. ठीक है, एक आप ही के नजरिए से इसको ट्राई कर रहा हूं करने का. बच्चे कैसे अटेम्प्ट करेंगे इसको. तो डी और ए का पेयर कहीं पे दिख रहा है आपको. हाँ, ये दिख रहा है डी और ए. यहाँ पे नहीं है और कहीं है नहीं. चलो इसको फिलहाल के लिए रखते हैं. देखो इसको यूज करके देखो, बी डी ए सी. बी डी ए सी while we are learn equal meaning that we have a right to equal opportunity, all have not the same capacity. ठीक है, चलो देखते हैं, कुछ और भी ट्राई करते हैं. अगर मैं डी से इसको देखता हूं स्टार्ट करने का तो कोई सेंस नहीं बनता, तो डी से इसको मैं एलिमिनेट कर दूंगा. ठीक है, सी से ऑल हैव नॉट द सेम कैपेसिटी. ठीक है, सेम कैपेसिटी. तो सी के बाद में ए आ रहा है, और राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी
ठीक है, while we are all, तो ये भी कुछ बना नहीं है ना, डी लास्ट में आ रहा है। देखो एक चीज और ट्राई करो यहाँ पे समझने का, ऐसे क्वेश्चंस में जहां पे थोड़ा सा आपको लगता है ट्रिकी हो रहा है, उस क्वेश्चन में क्या करो आप, उसका रेफरेंस देखो ऑप्शन में लास्ट में देखो सी, यहाँ पे देखो मीनिंग दैट वी हैव, क्या डी हमारा ओपन एंडेड क्वेश्चन, ओपन एंडेड या सेंटेंस हो सकता है कभी नहीं, तो इसको तो एलिमिनेट कर दो। ठीक है, डी बी सी ए ऑल हैव नॉट द सेम कैपेसिटी और राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी, कोई इसका सेंस बना, सी और ए का पेयर नहीं बन रहा, एलिमिनेट करो। डीबी का पेयर देखो बना के, लास्ट का पेयर देखते चलो, डीबी मीनिंग दैट वी हैव वाइल वी आर लर्न इक्वल, क्या इक्वल, कुछ सेंस नहीं बना, राइट, तो ये भी एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर होगा, बीडीएसी। चेक कर लेते हैं इसको, ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर है। ठीक है, उम्मीद करता हूं सेशन आपको पसंद आया होगा। ठीक है, 5 क्वेश्चंस बचे हैं हमारे पास में, बट थोड़ी सी टाइम की यहाँ पे कमी है, इसकी वजह से उन 5 क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। ठीक है, ये 10 क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ, ठीक है, जो अप्रोच, आपको अप्रोच सीखनी है, ना कि आपको रट्टा लगाना है किसी चीज के लिए। अप्रोच यही है, पेयर बनाइए, लास्ट के देखो पेयर बनाइए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का एग्रीमेंट देखिए, ठीक है, उससे पेयर आपका बनता जाएगा, नहीं बन रहा तो ऑप्शंस का भी रेफरेंस लीजिए। ये सब चीजें आपको इंप्लीमेंट करनी है इन क्वेश्चंस में, विद स्पीड, विद एक्यूरेसी, और वो कैसे आएगी, प्रैक्टिस से। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको दिमाग में रखनी है, सेंटेंस अरेंजमेंट के टाइम पे आपको इन चीजों को इंप्लीमेंट करना सीखना है, और उसके लिए आपको करनी पड़ेगी प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस करिए, 100-200 क्वेश्चन लगाइए, उसके बाद देखिए क्या चेंज आता है। ठीक है, तो इसी के साथ आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।